वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROI स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं महान्यायवादी से। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है और इसकी महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, इसकी नई नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है। इसके लिए क्या क्या अर्हताएं हैं? तो देखिए, पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव या फिर किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, या राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों में योग्य व्यक्ति हो। ठीक है। तो देखिए क्या क्या अर्हताएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो भारत का नागरिक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्षों का अनुभव, उच्च न्यायालय में या तो उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव। ठीक है, या फिर राष्ट्रपति के मतानुसार। फिर चलिए शुरू करते हैं। जो आपका अनुच्छेद 76 है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। ठीक है। 76(2) में लिखा गया है कि महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। तो 76(2) जो है वो महान्यायवादी के कार्य से, उसके कर्तव्य से संबंधित है। फिर 76(3) के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों का पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। ठीक है। कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार महान्यायवादी को। फिर 76(4) में क्या लिखा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। ठीक है। तो याद रखिएगा, जो इसका पद धारण है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और जो इनका पारिश्रमिक है वो भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित होगा। फिर है, महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। याद रखिएगा, दोनों सदनों में कार्यवाही का अधिकार तो है महान्यायवादी को, लेकिन मतदान का कोई अधिकार नहीं है। और इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं। ठीक। तो ये तो हमने देख लिया अनुच्छेद 76 में जो सब क्लॉज हैं 1, 2, 3, 4 उनके बारे में। और हम ये भी जान लिए कि दोनों सदनों में कार्यवाही का अधिकार तो महान्यायवादी के पास होता है, लेकिन मताधिकार का अधिकार नहीं होता है। और एक संसद के सदस्य की तरह ही इसके पास सभी भत्ते और विशेषाधिकार होते हैं। और इसके बारे में आगे देखते हैं। अनुच्छेद 165(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है। ठीक है। वह राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं महाधिवक्ता के बारे में। ठीक। उसी तरह संविधान के अनुच्छेद 88 में अभिकथित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है वहाँ पे बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले। लेकिन इस अनुच्छेद के अनुसार वह उसके पास मत देने का अधिकार नहीं होगा।
हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, ऐसा अनुच्छेद 88 में है। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 88 में ही बताया गया है कि जो भारत का महान्यायवादी है वो संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, लेकिन संसद में उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा, वो मत देने का हकदार वो नहीं है महान्यायवादी। अनुच्छेद 88 में ऐसा बोला गया है। फिर है अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, जिसको सॉलिसिटर जनरल भी बोला जाता है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, फिर एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता नियुक्त करता है। ठीक है, ये है अनुच्छेद 165(1). ठीक, वहीं 165(2) में हमने क्या देखा था कि जो महाधिवक्ता है वो राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, एडवोकेट जनरल की यहाँ पे बात हो रही है, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की। और वहीं अटॉर्नी जनरल जो हमने देखा था वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। फिर है अनुच्छेद 165(3) में बताया गया है कि राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, यानी महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। और इसमें हमने क्या देखा था कि देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये दोनों अंतर समझिएगा, अटॉर्नी जनरल जो है वो देश का प्रथम विधिक अधिकारी होता है और वहीं एडवोकेट जनरल जो होता है वो राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। दोनों में अंतर क्या है, वो आर्टिकल आपने देखा था 76 वाला, यहाँ पे 165 आर्टिकल चल रहा है। कंपेयर करके राज्य और सेंट्रल को पढ़ा करिए, स्टेट और उसको यूनियन को। तो एडवोकेट जनरल राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी आर्टिकल 165 में, और अटॉर्नी जनरल ठीक है ये देश का प्रथम विधि अधिकारी, और जो एडवोकेट जनरल है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और वहीं अटॉर्नी जनरल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो महान्यायवादी है इसके कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है, और इसके अलावा संविधान में उसको हटाने से लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं की गई है। अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। ठीक है, और वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्याग पत्र सौंप करके पदमुक्त हो सकता है। ठीक है, इम्पीचमेंट आपने देख लिया, इसका अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। इसका हमारे संविधान में कोई भी इसके कार्यकाल को लेकर के, इसके हटाने को लेकर के कोई भी मूल व्यवस्था नहीं दी गई है, और अपना त्याग पत्र जो है कभी भी राष्ट्रपति को सौंप सकता है, और राष्ट्रपति के द्वारा भी इसको कभी भी हटाया जा सकता है। और संविधान में इसका पारिश्रमिक भी तय नहीं किया गया है, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक इसको मिलता है। ठीक है, भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने, या दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है। ये भी हमने पहले देख लिया था। हालांकि महान्यायवादी जो होता है यह सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है। यह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में इसलिए नहीं आता क्योंकि इसे निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसके अन्य कानूनी अधिकार होते हैं, जैसे भारत सरकार के महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता, ठीक है, कानूनी अधिकारी जो हैं, और वे महान्यायवादी को उसकी जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता देते हैं। और महान्यायवादी का पद जो है वो संविधान निर्मित है, यानी बोला जाए तो अनुच्छेद 76 में महाधिवक्ता अपर महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं है, जबकि महान्यायवादी का है। ठीक है, और महान्यायवादी जो होता है ये केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। तो ये हमने सब देख लिया महान्यायवादी के बारे में। अब नंबर आता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। ठीक है, अभी हमने महान्यायवादी पढ़ा, ठीक है, अटॉर्नी जनरल देख लिया, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल देख लिया, सॉलिसिटर जनरल के बारे में भी हमने देख लिया। ठीक है, अब अगला टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करें तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है,
महान्यायवादी की तरह। फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई, ठीक है, जिसको संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा गया है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। आर्टिकल 148 इससे संबंधित है, याद रखिएगा। वहीं महान्यायवादी में हमने क्या देखा था, आर्टिकल 76 देखा था। फिर अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, और यह अपने पद से केवल उसी रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही इसका इम्पीचमेंट होगा, इसको हटाया जाएगा। फिर 148(4) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रहने के पश्चात न भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। वह अपनी नियुक्ति से 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, आयु तक पद धारण करेगा। 6 वर्ष 65 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद रिटायरमेंट है। फिर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार और अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ। इसको लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है, ये याद रखिएगा। लोक लेखा समिति का आंख व कान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, अनुच्छेद 148। फिर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। वहीं 152(2) में बताया गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा, ठीक है। इसके लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया। फिर B.R. अम्बेडकर का कथन है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय परीक्षक कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया। फिर ये जो है नियंत्रक लेखा महापरीक्षक, ये राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 3 लेखा प्रतिवेदन। पहला तो है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, फिर वित्त लेखाओं पर परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा रिपोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखवाता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। फिर अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, जिसको कैग भी बोलते हैं, कि वेतन एवं शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है, ठीक है, और इससे संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया गया, जिसके अनुसार इनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है और अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक ये सेवारत रह सकता है, जो भी पहले हो, ठीक है। आगे है, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण नहीं करता है, बल्कि इसकी लेखा परीक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं, इसके निम्नलिखित कर्तव्य हम देख लेते हैं। तो इनके कर्तव्यों में देखिए, वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों एवं लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। वह व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ हानि के लेखों की लेखा परीक्षा करता है। वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है और वह सरकारी कंपनियों एवं निगमों की लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है, यह अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रण का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है, ठीक है, और जबकि ब्रिटेन का जो नियंत्रक होता है वो दोनों प्रकार के अधिकार रखता है। यही अंतर है ब्रिटेन और भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक में कि ब्रिटेन का जो होता है वो वित्त पर भी नियंत्रण रखता है और उनकी परीक्षा भी करता है, लेकिन हमारे यहाँ वित्त पर नियंत्रक का कार्य नहीं होता है। फिर है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद के लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है और अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ वर्णित हैं, ठीक है।
लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन तथा संघीय वित्त आते हैं। और लोक वित्त का संबंध जो है वो व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है। लोक लेखा समिति की कार्यवाही मध्यस्थता कैग करते हैं। इस प्रकार वे समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। और अंत में है कि भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। लोक निधि का अभिभावक कौन है? कैग है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम देखेंगे अब अगले वीडियो में। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।